हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टारगेट टीजीटी होम साइंस। मैं विनीता वर्मा। और चलिए अपनी क्लास का हम बेटा डिस्कशन करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे क्या? आज हम पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य। ठीक है, बीच में और बहुत सारे भी टॉपिक हैं, जैसे कि आपके टॉपिक हैं, लेकिन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए जो है हम इसी का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और बाकी वैसे तो अभी मौर्य वंश, ठीक है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये भी सारी चीज़ें आपको पढ़नी थी, लेकिन जो है इसको पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। तो हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य। ठीक है, देख लेते हैं मुगल के बारे में। सबसे पहले वंश कौन सा इनका है? तो चगताई तुर्क। मातृभाषा चगताई और तुर्की भाषा। और राजभाषा, राजभाषा के अंतर्गत आता है फारसी। ठीक है, मुगल का वंश था चगताई तुर्क, और मातृभाषा इनकी थी चगताई तुर्की, राजभाषा फारसी। ठीक है, ये सब तुम्हारी इस तरह से तो नहीं पूछेगा, लेकिन ये भी आप लोगों को जानना चाहिए। ठीक है, देखिए स्वास्थ्य थोड़ा ज्यादा इसमें खराब है, पता नहीं कैसा जो है, सर्दी जुकाम बुखार अजीब सा आ रहा है ना, तो इसलिए क्लास से थोड़ा सा नहीं हो पा रही। वाईफाई तो सही हो गया है। आइए फिर देखते हैं संस्थापक क्या है बेटा? बाबर। ठीक है, मुगल साम्राज्य का जो संस्थापक है उसका नाम था बाबर। ये याद रखिए आप लोग कि जो है साम्राज्य के संस्थापक बाबर। और इनका वास्तविक नाम में सॉरी वास्तविक संस्थापक कौन थे? अकबर। शासन सर्वाधिक रहा अकबर का, और न्यूनतम रफी उद दर्जात का, यानी कि जो मुगल साम्राज्य था उस मुगल साम्राज्य में सबसे अधिक समय तक, है ना, सबसे लॉन्ग टाइमर जो शासक था तो कौन था? अकबर। और सबसे कम थे रफी उद। और बेटा हम बहुत जल्दी जल्दी चलेंगे, क्योंकि इनका जो है ये चैप्टर आपका बहुत बड़ा होने वाला है, बहुत सी चीजें कवर करनी है। 2 पार्ट में ये भी होगा, और गुप्त साम्राज्य वाला भी अभी नहीं हुआ है, सेकंड पार्ट इसको कर लेते हैं, वो सेकंड भी उसको कर लेंगे, कल दोपहर में डाल देंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, आइए फिर जानते हैं मुगल जो है इतिहास जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत। किन स्रोतों के द्वारा हम मतलब समझेंगे कि मुगल साम्राज्य कहाँ कहाँ से आप जान सकते हैं, उनके स्रोत क्या है, क्या क्या आप पढ़ेंगे, आपको अगर जानना है समझना है तो क्या चीजें आप जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे रचना, रचनाकार, महत्वपूर्ण तथ्य। यानी कि जैसे ये रचना बाबरनामा है, रचनाकार इसके बाबर है, और इसमें महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है मुगल साम्राज्य के बारे में और अन्य चीजों के बारे में हमको जानकारी मिल सके। अगर हम बाबरनामा पढ़ते हैं तो क्या क्या चीजें यहाँ पर आएंगी, इनको भी हम लोग जो है उसमें देखते हैं। हाँ, तो बाबरनामा, इसमें हम देखेंगे अन्य नाम क्या है? तुझके बाबरी या बक्याने बाबरी इसको कहते हैं। बाबर के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी। बाबर की आत्मकथा भी बाबरनामा के अंतर्गत मिलेगा। क्यों? भाषा इसकी जैसे पूछ लेंगे तो क्या होगी? चगताई तुर्की, या ना कि फारसी अरबी उर्दू नहीं लिख देंगे। कौन सी होगी? चगताई तुर्की, क्योंकि इनकी मातृभाषा भी चगताई तुर्की, अभी ऊपर हमने बताया मातृभाषा चगताई तुर्की और राजभाषा फारसी थी। तो बाबरनामा की भाषा चगताई तुर्की थी। अन्य क्या नाम है? तुझके बाबरी या वाक्याने बाबरी। अनुवाद फारसी में किया अब्दुल रहीम खान खाना ने। आप लोग जानते होंगे अब्दुल रहीम खान खाना ने इसका जो है क्या किया था? फारसी में अनुवाद किया था। अंग्रेजी में मैडम बाइबरीज 2 हिंदू तथा 5 मुस्लिम राज्य का उल्लेख यहाँ पर इन्होंने किया है। ठीक है, अंग्रेजी में अनुवाद मैडम बाइबरीज ने किया है, उसमें जो है 2 हिंदू तथा 5 मुस्लिम राज्यों का वर्णन किया है। नेक्स्ट देखते हैं हुमायूंनामा। इनके लेखक या इनके रचनाकार कौन है? गुलबदन बेगम। ठीक है, गुलबदन बेगम। अधिकांश भाग में हुमायूं के जीवन की सफलताओं, विजय पराजय और कठिनाइयों का वर्णन, हुमायूं और करमान के मध्य युद्ध का वर्णन। आप इसको बहुत जल्दी जल्दी देखते चलेंगे, यहाँ से सिर्फ रचना और लेखक के बारे में और कुछ चीजें ये, है ना। नेक्स्ट देखते हैं क्या है? अकबरनामा। अबुल फजल इसके लिए कुल 3 भागों में लिखी गई है अकबरनामा। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए। तीसरा भाग आईने अकबरी, अकबरनामा की जान। ठीक है, अकबरनामा की जान है, देखिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहले भाग में अमीर तैमूर से हुमायूं तक के शासनकाल का वर्णन, दूसरे भाग में और तीसरे भाग में बादशाह अकबर के इतिहास का वर्णन। अगला है आपका अगला आपका है तबकात ए अकबरी। इसके रचनाकार निजामुद्दीन अहमद हैं। 3 भागों में विभक्त है, ये भी 3 भागों में विभक्त है। 3 भाग है इसके कुल। भारत में मुस्लिम शासक के स्थापित होने से लेकर बादशाह अकबर के
39वें वर्ष तक के इतिहास का वर्णन इसमें आपको मिलेगा। नेक्स्ट है आपका तुजुके जहांगीरी। इसके रचनाकार जहांगीर थे। तुजुके जहांगीरी के रचनाकार कौन थे? जहांगीर तबकात ए अकबरी के निजामुद्दीन अहमद थे। ये आप लोग थोड़ा सा याद करते हुए चलेंगे, ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, इस लिहाज से। नेक्स्ट पर आते हैं, नहीं हम देख लेंगे तुजुके जहांगीरी। ये जहांगीर का लिखा हुआ, जहांगीर की आत्मकथा फारसी भाषा में लिखा हुआ है। और यहीं पर हम बताएंगे क्या, बाबरनामा, ये किस भाषा में लिखा हुआ? तो ये आपका चगताई तुर्की में लिखा हुआ है। आइए आगे देखते हैं। जहांगीर के सिंहासन पर बैठने से लेकर 19वें वर्ष तक के शासन का वर्णन आपको तुजुके जहांगीरी में मिलेगा। आइए थोड़ा सा और देखते हैं। महत्वपूर्ण शासकों के बारे में जानेंगे। जो बाबर 1483 से 1530 तक का मुगल सत्ता का संस्थापक ये रहा है। शाहरुख चांदी का सिक्का चलाया था, ठीक है, शाहरुख ने क्या चलाया? चांदी का सिक्का। सड़क माप के लिए गजे बाबरी का प्रयोग किया। मुंबई यार नामक एक पथ शैली का विकास किया। इतनी चीजें इन्होंने की, ठीक है, बाबर ने, ठीक है। शाहरुख नाम था, चांदी का सिक्का, उसको क्या कहते थे? शाहरुख। ये नहीं कि आप समझे शाहरुख ने चलाया है, यहाँ पर समझेंगे जो चांदी का सिक्का चलाया उसको क्या कहते थे? शाहरुख। और जो है उसको किसने चलाया? बाबर ने। माँ सड़क के लिए गजे बाबरी का प्रयोग किया। मुंबईयान नामक एक पथ शैली का विकास किया। वास्तविक नाम जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर रहा। तुर्क एवं तुर्क तम जो है मंगोल का रक्त, यानी कि दोनों लोगों का, माता मंगोल थी और पिता तुर्क थे। बादशाह की उपाधि, बादशाह की उपाधि 1507 ईस्वी में, 1530 में आगरा में मृत्यु हुई, कब्र काबुल में है। आगरा में मृत्यु हुई और कब्र काबुल में है। 1524 से 1525 ईस्वी तक काबुल पर शासन के समय, ठीक है, भारत पर आरंभिक आक्रमण, शुरुआत की बात जब आक्रमण किया था, ठीक है, तो 1524 से जो है 1525 तक की काबुल पर शासन, ठीक है। तुर्कों से घुड़सवारी तथा मंगोलों एवं अफगानों से व्यूह रचना सीखी, क्योंकि जो है तुर्क और मंगोल दोनों लोगों का इनके खून था इनके नसों में, तो इन्होंने तुर्कों से क्या सीखा था? घुड़सवारी, और मंगोलों से अफगानी एवं व्यूह रचना सीखी थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। दौलत खां लोधी ने भारत पर आक्रमण के लिए आमंत्रित किया। किसने इनको बुलाया? बाबर को आमंत्रित किसने किया था? दौलत खां लोधी ने, ठीक है। उज्बेकों से तुलुंगा व्यू प्रणाली, ईरानियों से बंदूक का प्रयोग इन्होंने सीखा। उज्बेका से तुलुंगा व्यू प्रणाली सीखा और ईरानियों से बंदूक का प्रयोग सीखा। देखिए, कहते नहीं है कि जब हमारे ही देश के जो लोग थे, बड़े बड़े राजे महाराजे, उन्होंने ही धीरे धीरे करके बुलाया था व्यापार के लिए। उनको अपना उस समय ये नहीं दिख रहा था कि इसका क्या नतीजा होगा। उन लोगों तो व्यापार करना था, पैसा कमाना था। कहते नहीं, अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां, तो वही हाल है। अगर अपने ही लोग इनको जगह न दिए होते तो हमारा जो है देश गुलाम नहीं हुआ होता, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। आइए अगला देखते हैं क्या है। 7 भारतीय राज्यों का उल्लेख, ठीक है। बंगाल, दिल्ली, मालवा, बहमनी एवं गुजरात मुस्लिम शासक। मेवाड़ एवं विजयनगर में देख लेते हैं हिंदू शासक। मेवाड़ में जो ये क्या थे? मेवाड़ एवं विजयनगर हिंदू शासक, शासक कृष्णदेवराय बाबर के जो है समकालीन था। और मेवाड़ में राणा सांगा एक शक्तिशाली शासक था, तत्कालीन भारत का सबसे बड़ा शक्तिशाली शासक था, ठीक है। राय कृष्णदेव, ठीक है, कृष्णदेव राय, तो ये जो है बाबर के समकालीन था, ये याद रखेंगे। बाबर द्वारा लड़े गए, आइए हम युद्धों को जान लेते हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिहाज से जो है इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या है, तीनों चारों देख लेते हैं। तो है क्या? पानीपत का प्रथम युद्ध, फिर खानवा का युद्ध, फिर चंदेरी का, फिर घाघरा का। तो हम अलग अलग इनको देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले कि इन दोनों को देख लेते हैं क्या है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, ठीक है। खानवा का युद्ध 1527। इब्राहिम लोदी प्लस बाबर, यहाँ पर राणा सांगा प्लस बाबर, ठीक है, यानी कि इनके बीच में लड़ा गया। पहला पानीपत का युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया। जीत किसकी हुई थी? बाबर की, ठीक है। इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। तुलुगम व्यूह प्रणाली का प्रथम बार यहाँ पर प्रयोग किया था इन्होंने, ठीक है। इस युद्ध में क्या किया था? तो तुलुगम व्यू प्रणाली का प्रयोग किया था, ये यहाँ पर याद रखेंगे आप लोग।
जो कि किससे सीखी थी? अभी ऊपर हमने बताया है किससे सीखी थी, ये याद रखेंगे आप लोग। तो ये जो है अफगानों से सीखी थी, ठीक है। व्यू रचना, व्यू प्रणाली, ये सब अफगानों से सीखी थी इन्होंने। फिर देखते हैं तुरुंगा व्यू प्रणाली का प्रयोग तोपों के लिए उस्मानी पद्धति का प्रयोग तोपखानों का नेतृत्व उस्ताद अली और मुस्तफा खां द्वारा सीखा। अपनी उदारता के कारण कलंदर उपनाम मिला। खानवा का युद्ध में जो है राणा सांगा पराजित हुए, इसमें भी बाबर की जो है जीत हुई थी और इसमें भी, और बाबर विजयी हुआ था। बाबरनामा में इसका वर्णन भी है। युद्ध के पश्चात गाजी की उपाधि किसमें, तो युद्ध के बाद गाजी के बाद शराब के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध, जिहाद का नारा, तमगा या कर व्यापारिक कर समाप्त, मुसलमानों से वसूल किया जाने वाला कर था, ये जो है लिया जाता था, इसको सॉरी। आगे ही देखते हैं हम, इन दोनों युद्धों को भी देख लेते हैं। कौन सा युद्ध है ये? चंदेरी का और घाघरा का। चंदेरी का जो है जनवरी 1528, फिर मई 1529, ये बाबर विजयी हुए थे यहाँ पर, ठीक है। मेदिनी राय और बाबर के बीच में हुआ था और ये पराजित हुआ, बाबर विजयी हुआ। अफगान और बाबर के बीच में हुआ था, यहाँ पर भी अफगान पराजित हुए, बाबर की विजय हुई थी। हार के बाद महिलाओं ने जौहर किया। इस युद्ध के बाद जो है इस युद्ध के बाद भी महिलाओं ने जौहर किया। महमूद लोदी का नेतृत्व था इनकी तरफ से, अफगान की तरफ से क्या था, महमूद लोदी का नेतृत्व। बिहार और बंगाल की संयुक्त सेना। युद्ध की विशेषता क्या थी? जल एवं थल दोनों पर लड़ा गया। भारत पर स्थायी रूप से अधिकार कर लिया बाबर ने, ठीक है। यहाँ पर याद रखेंगे बाबर ने भारत रूप से स्थायी अधिकार कब किया, तो घाघरा का युद्ध 1529 में किया था। ये याद रखेंगे। नेक्स्ट आइए देखते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, ये एक ट्रिक है, वैसे तो ट्रिक बहुत फेमस ही पढ़ी होगी। बाबर ने पानी पिया, खाना खाया, चादर ओढ़ी, घर गया, ओढ़कर घर गया, है ना। और सन 1526 से याद कर लेंगे, जैसे सन यहाँ याद किया ऐसे 1526, 1527 चंदेरी का, 1528 ये घाघरा का हो जाएगा, 1528, ठीक है। ये हो गया आपका। तो इस तरह से ये युद्ध हो गए, याद रखेंगे, ये ट्रिक है, इसी से जोड़ लेंगे। बाबर ने पानी पिया, खाना खाया, चादर ओढ़ा, घर गया, ये चारों युद्ध हो जाएंगे। वैसे तो आसान ही है, वैसे भी याद कर लेंगे, ट्रिक की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। हुमायूं 1530, 1540, 1555, 1556 ईस्वी, ठीक है। और ये हुमायूं कौन था, तो ये बाबर का पुत्र था। बाबर का 1530 में सिंहासन पर बैठा, आगरा में इसका राज्याभिषेक हुआ। सबसे पहले ये जान लेते, फिर इधर का जो है एरिया हम पढ़ेंगे। कौन था? बाबर का पुत्र था हुमायूं। और ये जो है कब बैठा? 1530 में आगरा के सिंहासन बैठा। आगरा में राज्याभिषेक इसका हुआ था। यहाँ पर देखते हैं, दीन पनाह शहर की स्थापना की इन्होंने। किसकी? तो दीन पनाह शहर की स्थापना की। 1555 में सरहिंद विजय के पश्चात पुनः गद्दी पर बैठा। दीन पनाह लाइब्रेरी, ठीक है। दीन पनाह क्या कहते थे? लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी। लाइब्रेरी कौन सी थी? दीन पनाह लाइब्रेरी से जो है सीढ़ियों से गिर करके इसकी मृत्यु 1556 में हुई थी, ठीक है। लेन पुल, हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही मर गया। मतलब कि एक इनके लिए कहा जाता था, क्योंकि इनका शासन काल भी वैसा था, लड़खड़ाता रहा। और लेन पुल ने बताया कि जो है ये लड़खड़ाते हुए मर भी गया। अन्य देखते हैं, एक चीज और है यहाँ पर, इसको देख लेते हैं। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। पत्नी हमीदा बानो बेगम द्वारा निर्मित कराया। भारत का प्रथम दोहरा गुंबद वाला मकबरा है, श्वेत संगमरमर से बना है हुमायूं का मकबरा, ठीक है। इनकी पत्नी हमीदा बानो बेगम द्वारा ये बनवाया गया था। फिर हुमायूं की प्रारंभिक समस्याएं दो दो करके हम देखेंगे। साम्राज्य विभाजन और राजपूत समस्या। कामरान अकबुल एवं कांधार अस्करी को संभल, इंदल को अलवर, सुलेमान मिर्जा चचेरा भाई को जो है बदसक की जागीर, इतना इन्होंने दिया, ठीक है। विभाजन किया। कामरान
को क्या दिया था, काबुल एवं कांधार, असगरी को संभल दिया, हिंदाल को अलवर दिया, सुलेमान मिर्जा जो कि चचेरा भाई था इनको बसका की जागीर दी। राजपूत क्या समस्या थी, तो राजपूत की समस्या थी राणा सांगा के पुत्र रतन सिंह ने मुगलों को खदेड़ने हेतु तो संकल्प लिया। फिर था अगला इनमें क्या था, तो इसमें था खाली राज की, बाबर द्वारा धन का अपव्यय। ठीक है, ये हो गया। फिर एक समस्या थी अफगान की, इसको देख लेते हैं। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी के बाद भी महमूद लोदी का भाई द्वारा पुनः अफगान राज्य की स्थापना का प्रयास। भाई वो युद्ध में हारा, लेकिन उसने जो है पुनः महमूद लोदी के भाई के द्वारा उसकी स्थापना की जाने लगी। ये था उसका, उसकी समस्या कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, ये इतनी समस्याएं थी। आइए आगे देखते हैं। आगे क्या है, हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्ध, दोहरिया या देखरा युद्ध 1532 में लड़ा गया। हुमायूं और महमूद लोदी, मुगल तथा अफगान जो है महमूद लोदी की पराजय। इसकी पराजय हुई महमूद लोदी की। कन्नौज बिलग्राम का युद्ध 17 मई 1540। ठीक है, हुमायूं तथा शेरशाह के बीच में हुआ। हुमायूं पराजित हुआ, शेरशाह जो है विजय हुआ। युद्ध के बाद आगरा एवं दिल्ली पर अधिकार किया। ठीक है, चौसा का युद्ध 27 जून 1539 बक्सर के निकट हुमायूं एवं शेरशाह के मध्य लड़ा गया ये युद्ध। तो फिर इसमें पराजित निजाम नामक भिस्ती की जो है सहायता से जान बचाई। ठीक है, हुमायूं जो है यहाँ पर पराजित हुआ। ठीक है, ये चीज याद रखेंगे आप लोग। मछीवाड़ा का युद्ध हुआ और सरहिंद सरहिंद का युद्ध हुआ। बैरम खां मुगल सेनापति था तथा सिकंदर शाह सूरी मुगल विजयी हुए। यहाँ पर भी मछीवाड़ा का युद्ध 15 मई मई 1555 ईस्वी में हुआ था। ये सिकंदर शाह और मुगलों के मध्य में मुगल विजयी हुए। यहाँ पर भी मुगल विजयी हुए और यहाँ पर भी मुगल विजयी हुए। शेरशाह सासाराम के जमींदार हसन खां का पुत्र। जमींदार कौन था, इब्राहिम लोदी द्वारा जहांगीर शेरशाह को स्थानांतरित। वास्तविक नाम फरीद बहार खो लोहानी द्वारा शेर खां की उपाधि। बिहार का सूबेदार था। चंदेरी का युद्ध 1528 में बाबर का की सेना में शामिल। घाघरा का युद्ध 1529 महमूद लोदी का साथ दिया। चौसा का युद्ध 1539 हुमायूं एवं शेरशाह के बीच में लिखा गया। पराजित कौन हुआ था, शेरशाह। सुल्तान ने आदिल की उपाधि हासिल की। ठीक है, मालवा अभियान गखरों के विरुद्ध। ठीक है, अभियान 1541 उत्तर पश्चिम सीमा पर रोहतागढ़ के किले का निर्माण गक्करों की रोकथाम है। ठीक है, मालवा अभियान जो है 1524 मालवा पर विजय सिंह अधिकार। अभियान 1543 शासक पूरनमल की धोखे से हत्या कर दी गई। ठीक है, राजपूत स्त्रियों द्वारा जौहर का उल्लेख भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ से देखते हैं क्या है, कलिंजर अभियान और मारवाड़ अभियान। अभियान 1545 शासक कीरत सिंह। शेरशाह का अंतिम अभियान। शेरशाह की मृत्यु अभियान 1544 मारवाड़ अभियान। ठीक है, 1544 में हुआ। शासक मालदेव शेरशाह का सर्वाधिक कठिन अभियान रहा। ये देख लेते हैं मुद्रा व्यवस्था और इसमें क्या क्या चीज आती है। शेरशाह द्वारा जारी सिक्के, कौन कौन से सिक्के जारी करे, चांदी का रुपया 180 ग्रेन, तांबे का दाम 380 ग्रेन, फिर है सोने की असरफी 167 ग्रेन, और जो है रुपया एवं दाम का अनुपात 1:64। रुपया शेरशाह जो है वर्तमान ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली पर आधारित था या आधार स्मिथ के अनुसार ये कहा गया है। ठीक है, ये लाइन बताई गई। सिक्कों पर अपना नाम, टकसाल का नाम पद देवनागरी तथा अरबी में अंकित कराया। शेरशाह के काल में टकसालों की संख्या 23 थी। ठीक है, कितने टकसाल थे, तो 23 टकसाल थे। सैन्य व्यवस्था, दाग एवं हुलिया प्रथा को पुनर्जीवित प्रारंभ। अलाउद्दीन खिलजी योग्यता के आधार पर सैनिकों का वेतन किया।
फिर देखते हैं क्या, सिपाहियों की सीधी भर्ती, पुलिस व्यवस्था स्थानीय उत्तरदायित्व के सिद्धांतों पर था। फिर देखते हैं प्रशासन कहाँ रहा, केंद्रीय प्रशासन शेरशाह द्वारा स्थापित विभाग, दीवान ए वजारत वित्त विभाग, अध्यक्ष वजीर आर्थिक मामलों की देखरेख, दीवान रियासत विदेश मंत्रालय पत्र व्यवहार से संबंधित, दीवान अर्ज। ठीक है। फिर है प्रांतीय शासन, साम्राज्य प्रांतों में विभाजन, सूबा का अधिकारी सूबेदार, शासक का पुत्र या घनिष्ठ व्यक्ति। यहाँ से देखते हैं स्थानीय प्रशासन। ठीक है। सूबा का अधिकारी शासक का पुत्र का घनिष्ठ जो है, पुत्र या घनिष्ठ संबंध। तो यहाँ पर देख लेते हैं सरकारी जिला, परगना या ब्लॉक और ग्राम, इसके बारे में क्या बताया जा रहा है। ठीक है। तो देखिए सरकार, जिला दो अधिकारी की नियुक्ति, प्रत्येक सरकार परगनों में विभाजित, शासन की सबसे छोटी इकाई। फिर है सिकंदर ए सिकदरान सैनिक अधिकारी, परगनों के अधिकारी सिकरदार सैनिक अधिकारी, परगना कई ग्रामों में विभाजित, प्रशासन प्रमुख का मुखिया। ठीक है। मुंसिफ ए मुस्फान न्यायिक अधिकारी होता था, मुंसिफ दीवानी मामलों की सुनवाई, करकून क्लर्क, फतेदार खजांची। ठीक है। फतेदार क्या कहते थे, खजांची कहते थे, ये याद रखेंगे है ना। ये जो जिला होते थे उनको सरकार कहता था, ब्लॉक को परगना, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। आगे देख लेते हैं। यहाँ से दीवाने बरीद अधिकारी, बरीदे मुकर्री गुप्तचर विभाग, दीवाने कजा अधिकारी काजी न्याय विभाग के थे। ठीक है। फिर यहाँ देखते हैं दीवाने ईसा अधिकारी दरबीर दबीर मुमलिक। फिर शासक के आदेश या पत्रचरों को लिखना था। फिर राज्य व्यवस्था, शेरशाह के शासन में सर्वप्रथम सर्वप्रमुख विशेषता, भूमि माप हेतु गजे सिकंदरी 32 इंच का प्रयोग, मापन हेतु सन की रस्सी का उपयोग किया जाता था। ठीक है। ये इतना उपयोग में आता था। फिर है क्या, तो फिर है पट्टा व कबूलियत प्रथा का आरंभ, उद्देश्य किसानों की शोषण से बचाना, लगान व्यवस्था, रैयतवाड़ी पद्धति पर लगान नगद या अनाज दोनों रूपों में, भू राजस्व की दर 1/3, उत्पाद का जरिमाना, भू सर्वेक्षण शुल्क, भू राजस्व दर का 2.5%। फिर क्या था, मुहासिलाना कर संग्रह शुल्क, भू राजस्व का 5%। फिर यहाँ से देख लेते हैं क्या था, सड़कें एवं सराय सड़कों का निर्माण कराया, बंगाल से दिल्ली लाहौर होकर पंजाब तक सड़क आजम तथा जीटी रोड। ठीक है। अब यहाँ से अगर बात आती है जीटी रोड की, तो आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, कि हुमायूं ने जो है इसका निर्माण कराया था, जीटी रोड। हुमायूं के शासनकाल में। यहाँ से इस तरह से प्रश्न बनता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए, जीटी रोड का जो है प्रारंभ शेरशाह के समय में जो है ये चीजें हुई थी। फिर देखते हैं आगरा से बुरहानपुर, आगरा से चित्तौड़, लाहौर से मुल्तान, उपयुक्त सड़कों के किनारे 1700 सराय बनवाई, सरायों की देखभाल सिकदार द्वारा, साम्राज्य रूपी शरीर की धमनियां कहा कानून को। ठीक है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण कार्य देख लेते हैं।
अन्य महत्वपूर्ण कार्य में है दिल्ली में पुराने किले का निर्माण, हुमायूं द्वारा निर्मित दिन पनाह को तुड़वाकर किला कोहना मस्जिद का प्रयोग किया। ठीक है, यानी कि जो आपकी जीटी रोड है बेटा वहां से निकलने था, ये शेरशाह के शासनकाल की बात हो रही है। ठीक है, इसकी तो जीटी रोड की। ठीक है, सासाराम में मकबरा का निर्माण करा, ताजमहल से भी सुंदर, कनिंघम ने कहा। ठीक है, ये जो सासाराम में मकबरे का निर्माण हुआ है इसको ताजमहल से भी सुंदर बताया है कनिंघम ने। यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा राजस्व व्यवस्था कैसी, तो शेरशाह के शासन की सर्वप्रमुख विशेषताएं कौन सी थी, उनको भी हम थोड़ा सा एक नजर में देख लेते हैं। राजस्व व्यवस्था, ठीक है। भूमात है गजे सिकंदरी 32 इंच का प्रयोग, मापन है सन की रस्सी का प्रयोग, पट्टा एवं कबूलियत प्रथा का आरंभ, उद्देश्य किसानों को शोषण से बचाना, लगान व्यवस्था रैयत बाड़ी पद्धति पर। ये जो लगान व्यवस्था थी रैयत बाड़ी पद्धति पर, लगान नगद या अनाज दोनों रूपों में दिया जा सकता था। भू राजस्व की दर 1/3 उत्पादन का। फिर है जरीबान भू सर्वेक्षण शुल्क। ठीक है, ये कितना होता था तो इसको ही देख लेते हैं। जरीमाना भू सर्वेक्षण शुल्क भू राजस्व दर का 2.5%। मुहासिलाना कर संग्रह शुल्क भू राजस्व का 5%। ठीक है, कितना दिया जाता था तो भू राजस्व का 5% दिया जाता था। फिर है देख लेते हैं अकबर, यहाँ से इनके बारे में जानते हैं। अकबर का शासनकाल कब से कब था तो 1556 से 605। ठीक है, इनको जान लेते हैं ये। चलिए अब हम कल पढ़ लेते हैं बेटा इसके आगे से। ठीक है, ये इतना आप लोग रिवाइज कर